माया पंछी का समूह, अध्याय 25। रीटा स्कीटर। अगली सुबह हैरी को अपने सवाल का जवाब मिल गया। जब हरमाइनी ने अपने दैनिक जादूगर को खोलकर पहले पन्ने पर नजर डाली तो उसकी चीख निकल गई। हैरी और रॉन ने एक साथ पूछा, क्या हुआ? जवाब में उसने टेबल पर अखबार फैला दिया। 10 ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफ्स की तरफ इशारा किया। हर फोटो के नीचे जादूगर का नाम और अपराध था जिसके लिए उसे अज़्काबान भेजा गया था। एंटोनिन डोलोहोव, इस नाम के ऊपर एक लंबे पीले मुड़े हुए चेहरे वाले जादूगर का फोटो था जो व्यंग्यात्मक तरीके से हैरी को देख रहा था। उसके नीचे लिखा था, गिडियन और फैबियन प्रूएट की नृशंस हत्या के लिए कैद। एल्गरनॉन रुकवुड, उसके नीचे लिखा था, तुम जानते हो कौन को जादू मंत्रालय के रहस्य बताने के लिए कैद। फिर हैरी की निगाह जादूगरनी की फोटो की तरफ गई। जैसे ही उसने पन्ने को देखा, जादूगरनी का चेहरा उसी पल उसके सामने उभर आया। ये बेलाट्रिक्स लेस्ट्रेंज थी। शायद अज़्काबान ने उसकी ज़्यादातर सुंदरता छीन ली थी। बेलाट्रिक्स लेस्ट्रेंज फ्रैंक और एलिस लॉन्गबॉटम को यातना देने के लिए और उन्हें स्थायी रूप से अक्षम करने के लिए कैद। हरमाइनी ने हैरी को कोहनी मारी और फोटोग्राफ्स के ऊपर लिखी हेडलाइन की तरफ इशारा किया। बेलाट्रिक्स पर ध्यान केंद्रित होने के कारण हैरी अब तक उस हेडलाइन को नहीं पढ़ पाया था। ब्लैक? हैरी ने जोर से कहा। नहीं। श्श। हरमाइनी ने हताशा से फुसफुसाया, इतनी जोर से नहीं, इसे पढ़ तो लो। जादू मंत्रालय ने कल देर रात खबर दी है, अज़्काबान से कई कैदी एक साथ फरार हो गए हैं। फज ने कल रात को कहा, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जब से हत्यारा सीरियस ब्लैक फरार हुआ है, हम ऐसा मानते हैं कि फरार होने की दोनों घटनाएं जुड़ी हुई हैं। बहरहाल हम अपराधियों को पकड़ने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं और जादुई समुदाय से चौकस और सावधान रहने का आग्रह करते हैं। रॉन ने आश्चर्य से कहा, देखा हैरी, इसीलिए वो रात को खुश था। हैरी गुर्राया, मुझे यकीन नहीं होता फज इस सामूहिक फरारी के लिए सीरियस पर दोष मढ़ रहे हैं। उनके पास और रास्ता भी क्या है वह ये तो नहीं कह सकते। माफ़ करना, डंबलडोर ने मुझे चेतावनी दी थी। डंबलडोर ने कहा था अज़्काबान के पहरेदार लॉर्ड वोल्डेमार्ट के दल में शामिल हो सकते हैं। इस नाम से डरना छोड़ो रॉन। और अब वोल्डेमार्ट के सबसे प्रबल समर्थक भी भाग गए हैं। फज पिछले 6 महीने से सबको बता रहे हैं कि तुम और डंबलडोर झूठे हो, है ना? हरमाइनी ने अखबार पलटा, अंदर के पन्ने की रिपोर्ट पढ़ने लगी। हैरी हॉल में देखने लगा। साथ ही विद्यार्थी भयभीत नहीं थे। इसका कारण ये था कि बहुत कम विद्यार्थी हरमाइनी की तरह हर दिन अखबार लेते थे। उसने स्टाफ टेबल पर नज़र डाली। वहाँ की कहानी अलग थी। प्रोफेसर डंबलडोर मैगोनिकल के साथ गहरी चर्चा में थे, गंभीर दिख रहे थे। प्रोफेसर स्प्राउट दैनिक जादूगर को केचप की बोतल से टिकाकर पहले पन्ने को इतनी तल्लीनता से पढ़ रही थी कि उनका ध्यान इस तरफ नहीं गया कि उनकी स्थिर चम्मच से अंडे का पहला हिस्सा धीरे धीरे उनकी गोद में टपक रहा है। इस दौरान टेबल के दूसरे सिरे पर प्रोफेसर अम्ब्रिज दलिया खाने में जुटी थी। ओह ओह, हरमाइनी ने अखबार को घूरते हुए कहा। अब क्या हुआ? हैरी ने पूछा। वो आशंकित महसूस कर रहा था। ये तो भयंकर है, हरमाइनी ने कहा। वो सदमे में थी। उसने अखबार के 10 नंबर पेज को मोड़कर हैरी और रॉन को दे दिया। जादू मंत्रालय के कर्मचारी का दुखद निधन। सेंट मंगोज अस्पताल में कल जादू मंत्रालय के कर्मचारी 49 वर्षीय ब्रोड्रिक बोर्ड का निधन हो गया है। एक गमले में लगे पौधे ने उनका गला घोंट दिया था। घटना स्थल पर पहुंचे उपचारक मिस्टर बोर्ड को दोबारा जीवित नहीं कर पाए। अस्पताल ने इस घटना की पूरी जांच के आदेश दिए हैं। उपचारक मिरियम स्ट्राउट घटना के वक्त मिस्टर बोर्ड के वार्ड की प्रभारी थीं। उन्हें पूरी तनख्वाह के साथ निलंबित कर दिया गया है। वो कल टिप्पणी के लिए उपलब्ध नहीं हो सकी, लेकिन अस्पताल के एक जादूगर प्रवक्ता ने बयान दिया है, सेंट मंगोज को मिस्टर बोर्ड की मृत्यु पर गहरा अफसोस है, जिनकी सेहत इस दुखद घटना से पहले लगातार सुधर रही थी। वार्ड की सजावट के बारे में हम सख्त निर्देशों का पालन करते हैं, लेकिन क्रिसमस की व्यस्तता के चलते मिस्टर बोर्ड के पलंग के पास वाली टेबल पर रखे पौधे के खतरों को नज़रअंदाज कर दिया गया। मिस्टर बोर्ड जब बोलने और हिलने डुलने लायक हुए तो उपचारक स्ट्राउट ने उन्हें प्रोत्साहित किया वो उस पौधे की देखभाल खुद करें। उन्हें एहसास नहीं था कि ये पौधा मासूम फिल्टर ब्लूम नहीं है, बल्कि लड़ाकू पेड़ की कलम थी। जैसे ही मिस्टर बोर्ड ने उसे छुआ, उसने तत्काल उनका गला दबा दिया। सेंट मंगोज अब तक ये नहीं पता लगा पाया है कि वार्ड में उस पौधे को किसने पहुंचाया। बोर्ड?
इस नाम से एक घंटी जैसी बजती है, हमने उसे देखा था। हरमाइनी फुसफुसाई, सेंट मंगोज में, याद है? वो लॉक हार्ट के सामने वाले पलंग पर था और छत की तरफ घूरे जा रहा था। और हमने लड़ाकू पेड़ को भी कमरे में आते देखा था। उपचारक ने कहा था क्रिसमस का तोहफा है। ऐसा कैसे हुआ हम लड़ाकू पेड़ को नहीं पहचान पाए? हमने पहले भी तो इसे देखा है, हम इस घटना को रोक सकते थे। हैरी के गले में दहशत की भावना उभर रही थी। रॉन तीखी आवाज में बोला, किसे उम्मीद थी कि लड़ाकू पेड़ गमले के पौधे के रूप में छुपकर अस्पताल में आ जाएगा? हमारी गलती नहीं है। ओह छोड़ो भी रॉन, मुझे नहीं लगता कि कोई लड़ाकू पेड़ को गमले में लगा देगा और उसे यह एहसास नहीं होगा कि ये उसे छूने वाले व्यक्ति को मारने की कोशिश करेगा। ये तो हत्या है, बहुत ही चतुराई से की गई हत्या। हैरी लड़ाकू पेड़ के बारे में नहीं सोच रहा था। वो उस दिन को याद कर रहा था जब ये सुनवाई वाले दिन मंत्रालय के 9वें गलियारे तक लिफ्ट से नीचे जा रहा था। एक पीले चेहरे वाला आदमी एट्रियम के अंदर आया था। उसने धीरे से कहा, मैं बोर्ड से मिला था। मैंने उन्हें मंत्रालय में तुम्हारे डैडी के साथ देखा था। रॉन का मुंह खुला रह गया। डैडी के मुंह से उनके बारे में सुना था। वो चुप्पे थे, रहस्य विभाग में काम करते थे। उन्होंने एक पल के लिए एक दूसरे की तरफ देखा। हरमाइनी ने अखबार को अपनी तरफ खींचकर बंद किया। एक पल के लिए सामने के पन्ने पर 10 भगोड़े प्राण भक्षियों के फोटोग्राफ्स को गुस्से से घूरा और उछलकर खड़ी हो गई। रॉन ने कहा, तुम कहाँ चल दी? एक चिट्ठी भेजने। अच्छा, मैं नहीं जानती कि, लेकिन ये कोशिश करनी ही चाहिए और ये काम मैं ही कर सकती हूँ। उसकी इसी हरकत से बहुत चिढ़ होती है, रॉन बड़बड़ाया जब वो और हैरी बड़े हॉल से बाहर निकलने लगे। वो क्या करने वाली है बताने में मर तो नहीं जाएगी, बस उसे 20 सेकंड लगेंगे। अरे हैग्रिड। हैरी प्रवेश हॉल के दरवाजे के पास खड़ा था और चीलघात के विद्यार्थियों की भीड़ के निकलने का इंतजार कर रहा था। वो अब भी उतनी ही बुरी तरह घायल था जितना कि दानवों के पास से लौट कर आने वाले दिन था। उसकी नाक पर आज नया घाव था। तुम दोनों ठीक हो? हैग्रिड ने मुस्कुराने की कोशिश में पूछा, लेकिन उसके चेहरे पर दर्द का भाव उभर आया। तुम ठीक हो हैग्रिड? ठीक हैं, हैग्रिड ने हवाई अंदाज में कहा। बस व्यस्त थे, हमेशा से काम, पढ़ाई की तैयारी। सैलेमेंडर्स की खाल सड़ रही थी और हम प्रोबेशन पर हैं। वो बुदबुदाया। तुम प्रोबेशन पर हो? रॉन ने बहुत जोर से कहा, जिससे पास से गुजर रहे विद्यार्थी जिज्ञासा से उधर देखने लगे। रॉन फुसफुसाया, माफ़ करना, मेरा मतलब है तुम प्रोबेशन पर हो? हाँ, सच कहें तो हमें यही उम्मीद थी। तुम लोगों ने शायद ज़्यादा ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन हम जानते हैं कि इंस्पेक्शन बहुत अच्छा नहीं था। खैर, अच्छा रहेगा हम जाकर सैलेमेंडर्स पर थोड़ा मिर्ची पाउडर मल दें, वरना उनकी पूंछें लटक जाएंगी। मिलते हैं हैरी। रॉन। हैरी उसे जाते हुए देखता रहा और सोचता रहा, न जाने कितनी बुरी खबरें झेलनी पड़ेंगी। गलियारों में अब बातचीत का सिर्फ एक ही विषय था, 10 फरार प्राण भक्षी। इस तरह की अफवाहें फैल रही थी। कुछ फरार कैदी हॉग्समीड में दिखे हैं, वो चीखती हवेली में छुपे हैं और हॉगवर्ट्स में घुसने वाले हैं, जैसा सीरियस ब्लैक ने एक बार किया था। जादूगर परिवारों के बच्चे इन प्राण भक्षियों का नाम बचपन से सुनते आ रहे थे। इनका नाम वोल्डेमार्ट जितनी दहशत से लिया जाता था। सूजन बोन्स के अंकल, आंटी और कजिन को इन्हीं 10 अपराधियों में से एक ने मारा था। उसने एक दिन जड़ी बूटी विज्ञान की क्लास में दुखी होकर कहा, अब समझ में आता है कि हैरी को कैसा महसूस होता होगा। मैं नहीं जानती तुम इसे कैसे झेल लेते हो, ये भयंकर है। उसने साफ साफ कह दिया और अपने स्क्रीच स्नैप के बीजों की ट्रे पर बहुत ज़्यादा ड्रैगन की खाद डाल दी, जिससे वो बेचैन होकर किस्मसाने लगे। ये सच था, इन दिनों विद्यार्थी गलियारे में हैरी की तरफ देखकर ज़्यादा ही बातचीत और इशारे कर रहे थे। बहरहाल इन कानाफूसियों के अंदाज में थोड़ा फ़र्क था। अब वो शत्रुतापूर्ण नहीं बल्कि जिज्ञासापूर्ण थी। एक दो बार उसने बातचीत के जो अंश सुने, उससे ये पता चला कि विद्यार्थी दैनिक जादूगर में छपे स्पष्टीकरण से संतुष्ट नहीं थे। दुविधा और डर के कारण उन्हें शंका होने लगी। अब वो मानने लगे थे कि हैरी और डंबलडोर पिछले साल से जो बता रहे हैं शायद वही सच है। सिर्फ विद्यार्थियों की ही नहीं बल्कि टीचरों की मनोदशा में भी बहुत बदलाव हुआ था। वो बातचीत में मशगूल नजर आते थे। जाहिर है वो स्टाफ रूम में खुलकर बात नहीं कर सकते, वहाँ पर अम्बरिज जो है। हरमाइनी ने धीमी आवाज़ में कहा। जब वो, हैरी, रॉन एक दिन प्रोफेसर मैगोनिकल, फ्लिटविक और स्प्राउट के पास से गुजरे
जो सम्मोहन की क्लासरूम के बाहर खड़े होकर बातें कर रहे थे। रॉन ने तीनों टीचर्स को मुड़कर देखते हुए कहा, लगता है उन्हें कोई नई बात पता चली है। अज़्काबान के कैदियों के भागने के बाद की खबर वाली बात के बाद सुबह हाउस के नोटिस बोर्ड पर नोटिस लगा दिए गए। हॉगवर्ट्स के सर्वोच्च प्रशासक के आदेश से सभी टीचर्स को प्रतिबंधित किया जाता है कि वो विद्यार्थियों को कोई ऐसी जानकारी ना दें जो उनके विषय से संबंधित ना हो। इस आदेश का विद्यार्थियों ने खूब मजाक उड़ाया। ली जॉर्डन ने अम्बरीश का ध्यान इस ओर दिलाया कि नए नियम की शर्त के अनुसार वो फ्रेड और जॉर्ज को क्लास के पीछे बैठकर एक्सप्लोडिंग स्नैप खेलने से नहीं रोक सकती हैं। एक्सप्लोडिंग स्नैप का गुप्त कलाओं से रक्षा से कोई संबंध नहीं है प्रोफेसर, या ये आपके विषय से संबंधित जानकारी नहीं है। हैग्रिड को लगा था अज़्काबान से कैदियों के भागने के बाद अम्बरीश की पकड़ थोड़ी ढीली होगी, उसे शर्म आएगी। लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे उसकी ये इच्छा और प्रबल हो गई थी वो पूरे हॉगवर्ट्स पर नियंत्रण कर ले। लग रहा था जैसे वो कम से कम एक टीचर को निकालने का संकल्प कर चुकी थी। इकलौता सवाल ये था, पहले कौन जाएगा, प्रोफेसर ट्रेलॉनी या हैग्रिड? हैरी को लग रहा था प्रोफेसर ट्रेलॉनी इतने दबाव से जल्दी ही टूट जाएंगी। उसने गलियारे में उन्हें कई बार देखा था। ये अपने आप में बहुत असामान्य घटना थी क्योंकि वो आम तौर पर अपने मीनार के कक्ष में ही रहती थीं। वो बुरी तरह बड़बड़ाती रहती थीं, हाथ मलते हुए मुड़ मुड़ कर दहशत से देखती थीं और उनके पास से कुकिंग शेरी की ज़ोरदार बदबू आती थी। अगर हैरी हैग्रिड के बारे में इतना चिंतित नहीं होता तो उसे उनकी हालत पर अफसोस होता। दुर्भाग्य से हैग्रिड का प्रदर्शन भी ट्रेलॉनी से बेहतर नहीं था। हालांकि वो हरमाइनी की सलाह पर चल रहा था और क्रिसमस के पहले उसने उन्हें क्रब से ज़्यादा डरावना कोई प्राणी नहीं दिखाया था। मुड़ी हुई पूंछ को छोड़कर ये प्राणी जैक रसेल टेरियर जैसा ही था, लेकिन उसकी हिम्मत जवाब दे गई थी। वो विचलित था और क्लास के दौरान डरा डरा रहता था। अपनी बातों का ओर छोर भूल जाता, वो सवालों के गलत जवाब दे रहा था। उसने हैरी, रॉन और हरमाइनी से खुद को दूर कर लिया था। उसने साफ साफ कह दिया था, अगर उसने तुम्हें पकड़ लिया तो हम सब की गर्दनें फंस जाएंगी। वे लोग उसकी नौकरी को जोखिम में डालने वाला कोई काम नहीं करना चाहते थे, इसलिए शाम को उसके कैबिन की तरफ जाने से बचते रहे। हैरी को लगा अम्बरीश ने धीरे धीरे उसे हर उस चीज़ से महरूम कर दिया है जिनके कारण हॉगवर्ट्स में रहना मज़ेदार था। वो डीए में दुगनी मेहनत करने लगा था। हैरी ये देखकर खुश था कि 10 प्राण भक्षियों के फरार होने की खबर के बाद विद्यार्थी कड़ी मेहनत करने लगे थे, लेकिन सबसे ज़्यादा सुधार नेविल में हुआ था। उसके माता पिता के हमलावरों के भागने की खबर से उसमें एक अजीब और थोड़ा दहशत भरा परिवर्तन हुआ था। उसने एक भी बार इस बात का जिक्र नहीं किया कि वो सेंट मंगोस के वार्ड में हैरी, रॉन और हरमाइनी से मिला था, इसलिए उसकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए वो भी इस बारे में चुप्पी साधे रहे। न ही उसने बेलाट्रिक्स और उसके क्रूर साथियों के भागने के बारे में कुछ कहा। सच तो यह है कि नेविल डीए मीटिंग्स में भी अब बहुत कम बोलता था, लेकिन वो हैरी के सिखाए हर मंत्र और प्रतिकारक मंत्र पर जमकर मेहनत करता था। वो चोटों और दुर्घटनाओं की परवाह किए बिना मेहनत करता रहता। उसमें इतनी तेजी से सुधार हो रहा था कि देखकर डर लगने लगा था। जब हैरी ने छुटपुट मंत्रों को हमलावर की तरफ पलटाने वाला कवच सम्मोहन सिखाया तो सिर्फ हरमाइनी ही उसे नेविल से ज़्यादा जल्दी सीख पाई। नेविल डीए की मीटिंग्स में जितनी प्रगति कर रहा था उतनी हैरी गुप्त विद्या में नहीं कर पा रहा था। उल्टे हैरी को तो लग रहा था कि हर सबक के बाद उसकी हालत पहले से ज़्यादा खराब हो रही थी। गुप्त विद्या सीखने से पहले उसका निशान कभी कभार ही दुखता था। ऐसा आम तौर पर रात को होता था। बहरहाल अब उसका निशान हर वक्त दुखता रहता है। अक्सर उसे अजीब सी चिढ़ होती या खुशी का एहसास होता, जिसका उसके साथ हो रही तात्कालिक घटनाओं से कोई संबंध नहीं था। उसे भयंकर एहसास हो रहा था कि वो धीरे धीरे एक तरह का एंटीना बन रहा है जो वोल्डेमार्ट के मूड में होने वाले छोटे छोटे परिवर्तनों को पकड़ लेता है। और उसे यकीन था कि उसकी अति संवेदनशीलता गुप्त विद्या के प्रशिक्षण के बाद ही शुरू हुई है। स्नैप के साथ गुप्त विद्या के अभ्यास से तो हालत बिगड़ रही है। हैरी ने सपाट लहजे में कहा, मैं निशान के दुखने से तंग आ गया हूँ और हर रात उस गलियारे में चलते चलते बोर हो गया हूँ। काश वो दरवाज़ा खुल जाए, मैं उसे ताकते ताकते परेशान हो गया हूँ। हरमाइनी ने तीखे स्वर में कहा, यह हंसी की बात नहीं है हैरी। डंबलडोर नहीं चाहते तुम उस गलियारे के बारे में सपने देखो, वरना वो स्नैप से गुप्त विद्या नहीं सिखवाते। तुम्हें इसमें थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। मैं मेहनत कर रहा हूँ, तुम इसे करके देखो। जब स्नैप तुम्हारे दिमाग के भीतर घुसने की कोशिश कर रहे हो, ये छोटी मोटी बात नहीं है, हैरी ने परेशान होकर कहा।
शायद शायद रॉन ने धीरे से कहा। शायद क्या? हरमाइनी ने तेजी से पूछा। शायद ये हैरी की गलती नहीं है कि वो अपना दिमाग नहीं बंद कर पा रहा। तुम्हारा क्या मतलब है? हरमाइनी ने पूछा। देखो, स्नैप हैरी की मदद नहीं कर रहे हैं। शायद वो हैरी के दिमाग को थोड़ा और खोलने की कोशिश कर रहे हैं ताकि तुम जानते हो कौन आसानी से। चुप रहो रॉन, तुमने पहले भी 1000 बार स्नैप पर शक किया है, लेकिन तुम्हारा शक कभी सही साबित नहीं हुआ है। ये काफ़ी होना चाहिए कि डंबलडोर को उन पर भरोसा है और वो माया पंछी के समूह में काम करते हैं। रॉन ने हठी अंदाज में कहा। स्नैप कभी प्राणभक्षी थे और हमें अभी तक कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला है कि उन्होंने सचमुच पाला बदल लिया है। हरमाइनी ने जवाब दिया, डंबलडोर उन पर भरोसा करते हैं और अगर हम डंबलडोर पर भरोसा नहीं कर सकते तो किसी पर नहीं कर सकते। बहुत सी चिंताएं, बहुत से काम थे। होमवर्क अविश्वसनीय तेजी से बढ़ रहा था। होमवर्क के अलावा डीए की खुफिया मीटिंग और स्नैप का प्रशिक्षण था। हैरी को पता चल पाता इससे पहले ही फरवरी आ गया। इसके साथ ही ज़्यादा गर्म मौसम आ गया और उस सत्र की हॉग्समीड की दूसरी यात्रा भी। 14 तारीख की सुबह हैरी बड़े ध्यान से तैयार हुआ। वो रॉन और उल्लुओं के आने के समय नाश्ता करने पहुंचे। हरमाइनी एक अपरिचित भूरे उल्लू की चोंच से चिट्ठी निकाल रही थी। उन्होंने टेबल पर बैठते समय देखा। समय भी हो गया था, अगर ये आज भी नहीं आती, उसने कहा और उत्सुकता से लिफाफा फाड़ा। उसके चेहरे पर खुशी का भाव आ गया। उसने हैरी की तरफ देखते हुए कहा, सुनो हैरी, ये सचमुच बहुत महत्वपूर्ण है। क्या तुम मुझसे दोपहर के समय 3 ब्रूम स्टिक्स में मिल सकते हो? क्या पता, जो उम्मीद कर रही होगी कि मैं पूरा दिन उसके साथ बिताऊं। अगर लाना पड़े तो उसे भी साथ ले आना, हरमाइनी ने व्यग्रता से कहा, लेकिन तुम ज़रूर आना। मेरे पास अभी बताने का समय नहीं है, मुझे इसका जवाब देना है। इतना कहकर वो तेजी से बड़े हॉल से निकल आई। उसके हाथ में एक चिट्ठी थी, दूसरे हाथ में टोस्ट का टुकड़ा। तुम चल रहे हो? हैरी ने रॉन से पूछा, लेकिन उसने उदास होकर सिर हिला दिया। मैं बिल्कुल नहीं आ सकता। एंजेलिना पूरे दिन प्रैक्टिस करवाना चाहती है। हमारी टीम जितनी बुरी है उतनी मैंने कभी नहीं देखी। जो बलूत की लकड़ी के सामने वाले दरवाजे के पास उसका इंतजार कर रही थी, वो सुंदर लग रही थी। जब हैरी उसकी तरफ बढ़ा तो उसे अपने पैर शरीर से ज़्यादा लंबे लग रहे थे। उसे अचानक एहसास हुआ कि उसके झूलते हुए हाथ कितने गड़बड़ दिख रहे होंगे। हाय, चो ने धीरे से हाँफते हुए कहा। हाय, हैरी ने कहा। वो एक पल के लिए एक दूसरे को देखते रहे। फिर हैरी बोला, अच्छा तो चलें। ओह हाँ, वे उन लोगों की कतार में शामिल हो गए। हैरी ने देखा रॉन और जिनी दर्शक दीर्घा के ऊपर प्रैक्टिस कर रहे थे। बड़ी हसरत से उसने सोचा कि काश वो भी उनके साथ होता। चो ने कहा, तुम्हें क्विडिच की बहुत याद आती होगी, है ना? हाँ। चो ने हैरी से पूछा, याद है हम 3rd ईयर में पहली बार एक दूसरे के खिलाफ खेले थे? हाँ, तुमने मेरा रास्ता रोक लिया था और वुड ने तुमसे कहा था कि तुम शराफत छोड़ दो और मुझे झाड़ू से गिरा दो। मैंने सुना है कि वो प्राइड ऑफ पोर्ट्री नाम की टीम में खेल रहा है, क्या सही है? नहीं, वो पडलमियर यूनाइटेड टीम में खेल रहा है। पिछले साल वर्ल्ड कप के दौरान मुझे मिला था। ओह, मैंने भी तुम्हें देखा था, याद है? हम लोग एक ही कैंप साइट पर थे। वर्ल्ड कप अच्छा था, है ना? हॉग्समीड में दाखिल होते समय हैरी ने पूछा, कहाँ चलें? हाई स्ट्रीट विद्यार्थियों से भरी हुई थी। ओह, कहीं भी चलते हैं, चो ने कंधे उचकाए। पहले दुकानों पर नज़र डाल लें। वो दरवेश और बेंचेस में गए। उसकी विंडो पर एक बड़ा पोस्टर लगा था जिसे हॉग्समीड के कुछ लोग देख रहे थे। सामने 10 फरार प्राणभक्षियों की तस्वीर थी। जादू मंत्रालय के आदेश से छपे इस पोस्टर में ऐलान था कि जो जादूगरनी या जादूगर किसी भी फरार कैदी को पकड़ने के संबंध में जानकारी देंगे, उसे 1000 गैलियन का पुरस्कार दिया जाएगा। ये अजीब है ना? चो ने प्राणभक्षियों की तस्वीर को देखते हुए कहा। याद है जब सीरियस ब्लैक भागा था तो उसकी तलाश में दमपिशाच पूरे हॉग्समीड में मंडरा रहे थे, और अब 10 प्राणभक्षियों के फरार होने के बावजूद एक भी दमपिशाच नहीं है। हाँ, हैरी ने कहा, अपनी आंखें बेलाट्रिक्स लेस्ट्रेंज के चेहरे से हटाकर हाई स्ट्रीट पर नज़र घुमाई। हाँ, अजीब है, लेकिन उसे दमपिशाच के हॉग्समीड में ना होने पर ज़रा भी अफसोस नहीं था। उसे लग रहा था कि उन्होंने न सिर्फ प्राणभक्षियों को फरार होने दिया है, बल्कि वो उन्हें ढूंढने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे अब वो सचमुच मंत्रालय के नियंत्रण के बाहर थे। जब थोड़ी तेज़ बारिश होने लगी तो चो ने पूछा, कॉफ़ी पीना पसंद करोगे? हाँ, ठीक है। यहाँ पास में अच्छी दुकान है। तुम कभी मैडम पडीफुट की दुकान गए हो? वो
उसे बगल वाली सड़क पर ले गई। वहाँ एक छोटी सी टी शॉप है जिसे हैरी ने पहले कभी नहीं देखा था। यहाँ एक सकरी धुंध भरी छोटी सी जगह थी जहाँ हर चीज़ झालर या डोरियों से सजी थी। हैरी को अम्बरीश के ऑफिस की कड़वी याद आ गई। चो ने चहकते हुए पूछा, अच्छी है ना? हैरी ने झूठ बोल दिया। देखो, इसे वैलेंटाइन डे के लिए ख़ास तौर पर सजाया है। वो आखिरी बची खाली टेबल पर बैठ गए जो धुंध से भरी थी। दुकान पर बैठे हर जोड़े ने एक दूसरे का हाथ थाम रखा था। शायद चो उम्मीद कर रही होगी कि वो भी उसका हाथ थाम ले। बच्चों, मैं तुम लोगों के लिए क्या लाऊं? मैडम पड़ी फुट ने पूछा। वो काफ़ी मोटी थी। चो ने कहा, 2 कॉफ़ी। जब वो कॉफ़ी लेकर आई तब तक रॉजर डेविस और उसकी गर्लफ्रेंड शक्कर के कटोरे के ऊपर एक दूसरे को चूम रहे थे। हैरी सोच रहा था, काश वो ऐसा ना करें। उसे अपना चेहरा गर्म लगने लगा। उसने खिड़की के बाहर घूरने की कोशिश की। चो की तरफ देखने के पल को टालने के लिए उसने छत की तरफ देखा, जैसे पेंट की जांच कर रहा हो। ऊपर मंडरा रहे देवदूत उसके चेहरे पर मुट्ठी भर गुलाबी कागज फेंकते रहे। कुछ मिनट बीत गए, फिर चो ने अम्बरीश का जिक्र छेड़ दिया। हैरी ने राहत के साथ इस विषय पर बात की। दोनों ने उन्हें भला बुरा कहा। 10 मिनट गुजर गए। बहरहाल डीए की मीटिंग्स के दौरान इस विषय पर जितनी बातचीत हो चुकी थी वो ज़्यादा देर तक नहीं चल सकती थी। एक बार फिर खामोशी छा गई। सुनो, क्या तुम मेरे साथ लंच के समय 3 ब्रूमस्टिक चलोगी? वहाँ मैं हरमाइनी से मिलने जा रहा हूँ। चो ने अपनी भौएं उठाई। तुम हरमाइनी ग्रेंजर से मिलने जाओगे आज? उसने मुझसे मिलने को कहा था, इसलिए मैंने सोचा कि मिल लूँ। क्या तुम मेरे साथ चलोगी? वैसे उसने कहा था कि अगर तुम नहीं भी जाओगी तो भी चलेगा। ओह देखो, ये तो उसने बहुत अच्छा किया। लेकिन चो की आवाज़ से ऐसा नहीं लग रहा था कि उसे ये बहुत अच्छा लगा था। इसके विपरीत उसके बोलने का अंदाज़ ठंडा था और अचानक उसका चेहरा थोड़ा सख्त हो गया। कुछ मिनट खामोशी में गुजर गए। चो का हाथ उसकी कॉफ़ी के टेबल पर रखा हुआ था। हैरी उसे पकड़ने का ज़बरदस्त मनोवैज्ञानिक दबाव महसूस कर रहा था। उसने खुद से कहा, ये काम कर दो। दहशत और रोमांच की मिली जुली भावनाओं का सोता उसके सीने में बहने लगा। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया ही था कि चो ने अपना हाथ टेबल से नीचे कर लिया। अब वो रॉजर डेविस उसकी गर्लफ्रेंड को ध्यान से देख रही थी। उसने धीमी आवाज़ में कहा, 2 सप्ताह पहले रॉजर ने मुझे साथ आने के लिए कहा था। मैंने उसे मना कर दिया। हैरी कुछ नहीं बोला। देवदूत ने उसके ऊपर एक बार फिर मुट्ठी भरकर गुलाबी कागज़ फेंके। चो ने कहा, पिछले साल मैं सेड्रिक के साथ यहाँ आई थी। उसकी बात जिस पल हैरी को समझ में आई, उसका दिल बर्फ़ जितना ठंडा हो गया। जब चो दोबारा बोली तो उसकी आवाज़ थोड़ी ऊंची थी। मैं तुमसे बहुत समय से एक बात पूछना चाहती थी। क्या सेड्रिक ने, क्या उसने मरने से पहले मेरा जिक्र किया था? ये दुनिया में आखिरी विषय था जिस पर हैरी बातचीत करना चाहता था। चो के साथ तो बिल्कुल नहीं। देखो नहीं, देखो उसके पास कुछ कहने का समय नहीं था। मुझे लगा था, चो ने कहा और उसकी आंसू टेबल पर फैलने लगे। मुझे लगा था तुम समझ जाओगे। मुझे इस बारे में बात करने की ज़रूरत है। निश्चित रूप से तुम्हें भी इस बारे में बात करने की ज़रूरत है। मेरा मतलब है, तुमने ये होते देखा है। हर चीज़ किसी बुरे सपने की तरह गलत हो रही थी। हैरी फुसफुसाकर बोला, देखो इस बारे में मैं रॉन और हरमाइनी से बात कर चुका हूँ, लेकिन ओह, तुम हरमाइनी ग्रेंजर से तो ज़रूर बात करोगे, चो ने तीखी आवाज़ में कहा। उसका चेहरा आंसू से चमक रहा था। शायद यही अच्छा रहेगा कि हम बिल चुका दें और तुम जाकर हरमाइनी ग्रेंजर से मिल लो जिसके लिए तुम मरे जा रहे हो। हैरी हैरानी से उसे घूरता रहा। जब उसने झालर वाला नैपकिन निकाल कर अपना चेहरा पोंछा, चो, उसने धीरे से कहा। उसने सोचा कि काश रॉजर अपनी गर्लफ्रेंड को पकड़कर एक बार फिर चूमने लगे। अच्छा छोड़ो, उसने कहा और अब वो नैपकिन में रोने लगी। जब तुम्हें मेरे बाद दूसरी लड़कियों से मिलना था तो फिर तुम मुझसे मिलने क्यों आए? हरमाइनी के बाद तुम और कितनी लड़कियों से मिलने वाले हो? चो उछलकर खड़ी हो गई। पूरा टी रूम खामोश हो गया था। सब लोग उन्हें देख रहे थे। मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ हैरी। फिर हिचकियाँ लेती हुई दरवाजे की तरफ चो भाग गई। उसे झटके से खोलकर तेज बारिश में चली गई। चो, हैरी ने आवाज़ लगाई, लेकिन दरवाज़ा झूलकर बंद हो गया। बारिश तेज हो चुकी थी। चो कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। हैरी समझ ही नहीं पाया गड़बड़ कहाँ हुई। लड़कियाँ, वो गुस्से में बुदबुदाया। जेब में हाथ डालकर बारिश में डूबी सड़क पर छप छप करके चलने लगा। आखिर वो सेड्रिक के बारे में बात क्यों करना चाहती थी? वो हमेशा ऐसा विषय क्यों खोजना चाहती है जिससे वो नल की तरह आंसू बहा सके? वो दाईं तरफ मुड़ा।
ब्रूमस्टिक के दरवाजे पर पहुंच गया। वो जानता था हरमाइनी नहीं आई होगी, लेकिन उसने सोचा कि वहाँ कोई तो मिलेगा जिसके साथ वो बैठकर समय काट लेगा। उसने अपनी आंखों के सामने गीले बाल हटाकर चारों तरफ देखा। हैग्रिड एक कोने में अकेला बैठा था। हाय हैग्रिड। हैग्रिड उछल पड़ा। हैरी ने देखा उसके चेहरे पर 2 ताज़े घाव और कई चोटें थी। ओह, तुम हो हैरी, तुम ठीक तो हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। हैग्रिड इतना उदास था कि हैरी अपनी परेशानियों के बारे में नहीं बताना चाहता था। उसने फिर पूछा, तुम ठीक हो? ओह हाँ, हम बहुत बढ़िया हैं हैरी, बहुत बढ़िया। उसने अपने बाल्टी जितने बड़े गिलास की गहराइयों में देखा, आह भरी। हैरी नहीं जानता था उससे क्या कहे। फिर हैग्रिड ने अचानक कहा, हम और तुम एक ही नाव में सवार हैं, है ना हैरी? हाँ, हमने ये बात पहले भी कही है, हम दोनों ही बाहरी लोग हैं, हम दोनों ही अनाथ हैं। हाँ, दोनों ही अनाथ हैं। उसने अपने गिलास से एक बड़ा घूंट लिया। अच्छा परिवार होने से बहुत फ़र्क पड़ता है। हमारे डैडी अच्छे थे और तुम्हारे मम्मी डैडी भी बहुत अच्छे थे। अगर वो ज़िंदा होते तो हमारी ज़िंदगी अलग होती, है ना? हाँ, ऐसा ही लगता है, हैरी ने सावधानी से कहा। हैग्रिड बड़े ही अजीब मूड में दिख रहा था। परिवार, चाहे तुम जो भी कहो, खून महत्वपूर्ण होता है, हैग्रिड ने उदासी से कहा, और उसने अपनी आंखों के आंसू पोंछ लिए। हैरी के मुंह से आखिर निकल ही गया, हैग्रिड, ये चोट तुम्हें कैसे लगी? आह, कौन सी चोट? ये सब? हैरी ने हैग्रिड के चेहरे की तरफ इशारा करते हुए कहा। उसने अपना गिलास खाली किया, टेबल पर रखा, उठकर खड़ा हो गया। हम तुमसे मिलते हैं हैरी, अपना ध्यान रखना। दुखी दिखता हुआ शराब खाने से बाहर चला गया। तेज बारिश में ओझल हो गया। हैग्रिड दुखी था, कोई चीज़ छुपा रहा था, लेकिन मदद न लेने का संकल्प उसने कर लिया था। हैरी इस बारे में आगे कुछ सोच पाता, उसे अपने नाम की पुकार सुनाई दी। हैरी, हैरी, यहाँ आओ। हरमाइनी दूर बैठकर उसकी तरफ हाथ हिला रही थी। वो उठकर खड़ा हुआ, भीड़ भरे शराब खाने में उसकी तरफ बढ़ा। थोड़ी करीब पहुंचने पर उसे एहसास हुआ हरमाइनी अकेली नहीं थी। हरमाइनी के टेबल पर 2 लोग उसके पास बैठे थे। हरमाइनी के इन लोगों के साथ शराब पीने के लिए बैठने की सबसे कम संभावना थी। उनमें से एक थी लूना लवगुड और दूसरी थी रीटा स्कीटर। तुम काफ़ी जल्दी आ गए, हरमाइनी ने थोड़ा सरकते हुए कहा। बैठने की जगह दी। मुझे लगा था तुम चो के साथ रहोगे। चो, रीटा ने तत्काल अपनी सीट से मुड़ते हुए कहा और हैरी को दिलचस्पी से देखने लगी। लड़की? अगर हैरी 100 लड़कियों के साथ भी रहे तो तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, हरमाइनी ने रीटा से ठंडेपन से कहा। इसलिए तुम इस समय उसे अंदर ही रहने दो। तुम लोग क्या कर रहे हो? हैरी ने बैठते हुए हरमाइनी, रीटा और लूना से पूछा। रीटा ने अपने ड्रिंक का बड़ा घूंट लेते हुए कहा, जब तुम आए थे तब मिस आदर्श मुझे तुम्हारे बारे में बता रही थी। मुझे लगता है मुझे इससे बात करने की इजाज़त तो है ना? हाँ, हरमाइनी ने ठंडेपन से कहा। बेरोजगारी रीटा को रास नहीं आई थी। जो बाल बड़े बड़े घूंघर में रहा करते थे अब बिखरे हुए और सीधे थे। उसके चेहरे के चारों तरफ लटके हुए थे। उसके 2 इंच लंबे नाखूनों पर लगा लाल पेंट उखड़ चुका था और उसके पंखदार चश्मे के 2 नकली रत्न गायब थे। अपने ड्रिंक का एक और बड़ा घूंट लेकर वो अपने मुंह के कोने से बोली, चो सुंदर है ना हैरी? हैरी के प्रेम प्रसंगों के बारे में एक भी शब्द कहा तो हमारा समझौता खत्म हो जाएगा। कौन सा समझौता? रीटा ने अपने हाथ के पिछले हिस्से से मुंह पोंछा। तुमने अभी तक किसी समझौते का जिक्र नहीं किया है मिस आदर्श। तुमने बस मुझे यहाँ बुलाया है। ओह, एक ना एक दिन तुम हैरी और मेरे बारे में बहुत भयंकर खबरें लिखोगी। किसे परवाह है? जिसे हो उसे खोज लो। उन्होंने इस साल मेरी मदद के बिना ही हैरी के बारे में काफ़ी भयंकर खबरें लिख डाली हैं, रीटा ने कहा और अपने गिलास के ऊपर उसकी तरफ कनखियों से देखा और फिर फुसफुसा कर आगे कहा, इससे तुम्हें कैसा लगा हैरी? उलझन हुई, परेशानी हुई, गलत समझे जाने का एहसास हुआ? हरमाइनी ने कठोर और स्पष्ट आवाज़ में कहा। वो नाराज़ है क्योंकि उसने जादू मंत्री को सच्चाई बताई थी, लेकिन जादू मंत्री इतने मूर्ख हैं कि उसकी बात पर यकीन नहीं कर रहे हैं। तो तुम इस बात पर अड़े हो कि तुम जानते हो कौन लौट आया है? तुम उस बकवास पर अब भी अडिग हो जो डम्बलडोर तुम जानते हो कौन के लौटने के बारे में सबको बता रहे हैं, जिसे तुमने देखा था? सिर्फ मैंने ही नहीं देखा था, वहाँ पर 1 दर्जन प्राण भक्षी भी थे। उनके नाम जानना चाहती हो? मुझे अच्छा लगेगा, रीटा ने कहा, जो एक बार फिर अपने बैग में कुछ टटोल रही थी और उसकी तरफ ऐसे निहार रही थी जैसे उसने आज तक उससे सुंदर चीज़ देखी ही ना हो। एक बड़ी हेडलाइन, पॉटर का आरोप। एक सब हेडिंग,
हैरी पॉटर के अनुसार प्राणभक्षी अब भी हमारे बीच हैं। और फिर तुम्हारे बड़े फोटो के नीचे तुम जानते हो कौन के हमले से बचने वाले 15 वर्षीय किशोर हैरी पॉटर ने कल जादूगर समुदाय के प्रतिष्ठित और शीर्षस्थ सदस्यों पर प्राणभक्षी होने का आरोप लगाकर सनसनी फैला दी। तीव्र कथन कलम उसके हाथ में थी और मुंह की आधी दूर पर थी। उसका खुश चेहरा मुरझा गया। उसने अपनी कलम नीचे करके हरमाइनी की तरफ कहर ढाती नजरों से देखते हुए कहा, लेकिन जाहिर है मिस आदर्श मुझे ये लेख नहीं लिखने देना चाहती हैं, है ना? हरमाइनी ने मीठे अंदाज में कहा, सच तो यह है कि मिस आदर्श यही चाहती हैं। रीटा ने उसकी तरफ घूर कर देखा। हैरी ने भी ऐसा ही किया। रीटा ने हरमाइनी से धीमी आवाज में पूछा, तुम चाहती हो कि वो तुम जानते हो कौन के बारे में जो कहता है मैं उस पर लेख लिखूं? हाँ, मैं यही चाहती हूँ। सच्ची कहानी, सभी तथ्य जो हैरी बताता है, वो बातें जो वो तुम्हें बताएगा, वो तुम्हें उन प्राण भक्षियों के नाम बताएगा जिन्हें उसने वहाँ देखा है। वो तुम्हें बताएगा कि वोल्डेमॉर्ट अब कैसा दिखता है। खुद को संभालो, उसने हिकारत से कहा और नैपकिन को टेबल के पार उछाल दिया। क्योंकि वोल्डेमॉर्ट के नाम पर रीटा इतनी बुरी तरह उछली थी कि उसकी फायर विस्की का आधा गिलास उसके कपड़ों पर छलक गया था। रीटा अपने गंदे रेनकोट के सामने वाला हिस्सा पूछने लगी। वो अब भी हरमाइनी को घूर रही थी। फिर उसने कहा, दैनिक जादूगर इसे नहीं छापेगा। शायद तुमने इस तरफ ध्यान न दिया हो, लेकिन कोई भी उसकी इस हवाई कहानी पर यकीन नहीं करता है। सब मानते हैं वो पागलपन भरी बातें करता है। अब अगर तुम मुझे अपने तरीके से ये लेख लिखने की इजाज़त दो। हरमाइनी ने गुस्से में कहा, हमें ये बताने वाला लेख नहीं चाहिए कि हैरी का दिमाग किस तरह चल गया है। तुम मेहरबानी करके ऐसे लेख पहले ही बहुत लिख चुकी हो। मैं उसे सच्चाई बताने का मौका देना चाहती हूँ। रीटा ने ठंडेपन से कहा, उस तरह की खबर का कोई बाजार नहीं है। हरमाइनी चिढ़कर बोली, तुम्हारा मतलब है कि दैनिक जादूगर इसे इसलिए नहीं छापेगा क्योंकि फज छपने नहीं देंगे? रीटा ने हरमाइनी को काफ़ी देर तक घूरा। फिर उसकी तरफ झुकते हुए उसने व्यवहारिक अंदाज में कहा, फज दैनिक जादूगर पर नियंत्रण तो कर रहे हैं, लेकिन बात वही है, वो ऐसी खबर नहीं छापेंगे जो हैरी को अच्छी रोशनी में दिखाए। ये सार्वजनिक छवि के खिलाफ है। अज़्काबान से कैदियों के भागने से जादूगर पहले ही काफ़ी चिंतित हैं। लोग यकीन नहीं करना चाहते कि तुम जानते हो कौन लौट आया है। हरमाइनी ने पैने सुर में कहा, तो दैनिक जादूगर वो बताता है जो लोग सुनना चाहते हैं। रीटा खड़ी हो गई। उसने भौहें ऊपर उठाई और फायर विस्की का गिलास खाली कर दिया। मूर्ख लड़की, दैनिक जादूगर बिक्री के लिए चलता है। मेरे डैडी सोचते हैं वो बहुत बेकार अखबार है, लूना ने अप्रत्याशित ढंग से बहस में कूदते हुए कहा। वो अपने कॉकटेल अनियन को चूसते हुए अपनी बड़ी बड़ी बाहर निकली आंखों से रीटा को निहारती रही। वो महत्वपूर्ण खबरें प्रकाशित करते हैं जो उनके हिसाब से जनता को पता होना चाहिए। उन्हें पैसे कमाने की परवाह नहीं है। रीटा ने लूना की तरफ हिकारत से देखा। मुझे लगता है तुम्हारे डैडी किसी छोटे गांव का साप्ताहिक अखबार निकालते होंगे। शायद मगलुओं के साथ मधुर संबंध बनाने के 25 तरीके जैसे लेख छापते होंगे। नहीं, लूना ने कहा और अपने ऑनियन को जिली वाटर में दोबारा डुबाते हुए कहा, वो द क्विबलर के संपादक हैं। रीटा इतनी जोर से हंसी कि पास वाले टेबल के लोग दहशत में उधर देखने लगे। उसने व्यंग से कहा, महत्वपूर्ण खबरें जो जनता को पता होनी चाहिए। मैं उस चीथड़े के पन्ने से अपने बगीचे में खाद डाल सकती हूँ। हरमाइनी ने कहा, देखो तुम इसकी प्रतिष्ठा बढ़ा सकती हो, है ना लूना? लूना कहती है उसके डैडी को हैरी का इंटरव्यू छापने में खुशी होगी, वो इसे प्रकाशित करेंगे। रीटा ने उन दोनों को एक पल के लिए घूरा, फिर हंसने लगी। द क्विबलर? तुम्हें लगता है अगर उसका इंटरव्यू द क्विबलर में छपेगा तो लोग उसकी बात को गंभीरता से लेंगे? कुछ लोग नहीं लेंगे, लेकिन अज़्काबान के कैदियों के फरार होने की जो कहानी दैनिक जादूगर ने बताई है उसमें कई सुराख हैं। मुझे लगता है बहुत से लोग इस बात पर हैरान होंगे कि जो हुआ है उसका बेहतर स्पष्टीकरण क्यों नहीं है। अगर कोई वैकल्पिक खबर उपलब्ध होगी, भले ही ये एक असामान्य पत्रिका में छपे, तो लोग उसे पढ़ना चाहेंगे। रीटा कुछ समय तक नहीं बोली, सिर झुकाकर हरमाइनी को तौलती रही। वो हरमाइनी से अचानक बोली कि अगर मैं ये काम कर दूं तो मुझे कितनी फीस मिलेगी? लूना सपनीले अंदाज में बोली, मुझे नहीं लगता डैडी अपनी पत्रिका में लिखने वालों को पैसे देते हैं। लोग इसलिए लिखते हैं क्योंकि ये सम्मान की बात है और जाहिर है वो अपना नाम छपा हुआ देखना चाहते हैं। रीटा स्कीटर को देखकर लगा जैसे उसके मुंह में कसैला दुर्गंध द्रव भरा हो। हरमाइनी की तरफ मुड़ी, मैं ये काम मुफ्त में करूंगी? हाँ, वरना तुम बहुत अच्छी तरह जानती हो, मैं अधिकारियों को बता दूंगी तुम गैर कानूनी इच्छाधारी नरपशु हो। जाहिर है
दैनिक जादूगर तुम्हें अज़्काबान के अनुभवों के बारे में लिखने के लिए काफ़ी पैसे देगा। रीटा ने थोड़ी कांपती हुई आवाज़ में कहा, मुझे नहीं लगता मेरे पास कोई विकल्प है ना। उसने एक बार फिर मगरमच्छ की खाल वाला बैग खोला, चर्मपत्र बाहर निकाला, तीव्र कथन कलम उठाई। लूना उत्साह से बोली, डैडी खुश होंगे। रीटा के जबड़े की मांसपेशी हिलने लगी। अच्छा हैरी, जनता को सच्चाई बताने के लिए तैयार हो? हाँ। रीटा को तीव्र कथन कलम तैयार करते देखकर हैरी बोला। हरमाइनी ने अपने गिलास के नीचे से एक चेरी निकालते हुए कहा, तो रीटा अब शुरू हो जाओ।